ये है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है और राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला है। अब उन्हें न्यूयॉर्क लाया जा रहा है। खबर है कि ट्रंप लाइव ऑपरेशन भी देख रहे हैं। वेनेजुएला पर हमले की आशंका बहुत पहले से थी। बड़ी बात यह है कि अमेरिका तख्ता पलट आखिर क्यों चाह रहा था? क्या इसकी बड़ी वजह वेनेजुएला में तेल के भंडार हैं? जानकार ये मानते हैं कि कुछ दिनों तक ये चलेगा, फिर रुक जाएगा, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की नौबत नहीं आएगी। लेकिन रूस ने अमेरिकी हमले का विरोध कर दिया है। दूसरी तरफ वेनेजुएला की सेना राष्ट्रपति मादुरो के साथ दिख रही है। बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप कभी जंग रुकवाने की बात करते हैं तो कभी जंग खुद शुरू कर देते हैं। हालांकि शांति की बात भी करते हैं, ईरान को धमकी भी देते हैं, नोबेल पुरस्कार की चाहत भी रखते हैं, देश की विदेश नीति के खिलाफ भारत को नाराज करते हैं और टैरिफ लाद देते हैं। पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख को तवज्जो देते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं। तो क्या यह जरूरी है कि यह ट्रंप की सनक है? क्या यह सही है कि यह ट्रंप की सनक है? अमेरिका ने बीती रात 2 बजे वेनेजुएला के 4 शहरों में हमले किए थे और लगातार इस तरह की तस्वीर वहां पर देखी जा रही है। इसे लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, गौर से देखिए। वेनेजुएला में अमेरिका की स्ट्राइक, राष्ट्रपति मादुरो को कब्जे में लिया, ट्रंप की जंग रुकवाने की केट्स की चाहत, नोबेल शांति पुरस्कार की तीव्र इच्छा। क्या यह जरूरी या ट्रंप की सनक? अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने का दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया एडेला अब अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में हैं। उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। इससे पहले अमेरिका ने बीती रात करीब 2 बजे भारतीय समय के मुताबिक शनिवार सुबह 11:30 बजे वेनेजुएला के 4 शहरों पर हमले किए थे। इस दौरान अमेरिकी सैनिकों ने मिलिट्री ठिकानों और खास जगहों को निशाना बनाया। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने बयान जारी कर कहा था कि वे जवाब देंगे। उन्होंने देश भर में इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया था। उनके बयान जारी करने के 1 घंटे बाद ट्रंप ने उन्हें पकड़ने का ऐलान किया। वेनेजुएला पर हमले की 3 बड़ी वजह जानिए। तेल कंपनियों को लेकर विवाद। ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों के तेल अधिकार अवैध रूप से छीन लिए थे। ड्रग्स तस्करी। ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला अमेरिका में खतरनाक ड्रग्स की तस्करी करता है। अमेरिका ड्रग्स ले जा रहे 35 नावों पर हमला भी कर चुका है। मादुरो का तख्ता पलट। अमेरिका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का तख्ता पलट करना चाहता है। अमेरिका मादुरो को तानाशाह और ड्रग तस्कर मानता है। रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली के मुताबिक खबर है कि अमेरिका में निकोलस मादुरो पर मुकदमा चलाया जाएगा। कुछ घटनाओं को लेकर इसे ट्रंप की सनक क्यों बताया जा रहा है, इसे भी समझिए। ट्रंप कई बार भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने की बात कर चुके हैं। भारत के इनकार के बावजूद ट्रंप की केट लेने की कोशिश देखी गई है। ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग कई बार जल्द खत्म करवाने की बात कही। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से इनकी बहस काफी सुर्खियों में रही थी। अचानक ट्रंप ने भारत जैसे मित्र पर भी ज्यादा टैरिफ थोप दिया। ईरान को लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप धमकी देते रहे हैं। ट्रंप ने खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार बताया था। इसके अलावा दुनिया जानती है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने देश की विदेश नीति से अलग अचानक पाकिस्तान और पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख मुनीर को ज्यादा तवज्जो दे दिया। फिर भारत रूस चीन की नजदीकी भी सामने आई और अपने ही देश में विपक्ष ने ट्रंप की आलोचना भी की थी। जहां तक वेनेजुएला की बात है
अमेरिका के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला की आर्मी राष्ट्रपति मादुरो के साथ दिखती है। वेनेजुएला के आर्मी चीफ ने सरेंडर करने से मना कर दिया है। ऐसे में आगे क्या होगा? क्या वेनेजुएला में स्थिति सुधरेगी या और बिगड़ जाएगी? यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सुशील सिंघल पूर्व राजनयिक मेरे साथ मौजूद हैं। जीवन राज पुरोहित डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद होंगे। पूर्णिमा नाथ नेता रिपब्लिकन पार्टी यूएसए से मेरे साथ होंगी। सबसे पहले बात करेंगे सुशील सिंह जी के। सुशील सिंह जी, इस पूरे मामले को लेकर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ट्रंप ने खुद ये बात कही है कि मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, न्यूयॉर्क लाया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि बाकायदा पूरी लाइव जो गिरफ्तारी है, अरेस्टिंग है, उस पर भी नजर ट्रंप की बनी हुई है। ना थैंक यू वेरी मच मनोज जी। इससे अब ये जो है, जो हुआ है, बड़ा ही आश्चर्यजनक कहूंगा मैं, क्योंकि पिछले 6 महीने से ऑफ कोर्स ये इसके बारे में चर्चा चल रही थी। लेकिन ये जो एक्शन है कि एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को जिस तरीके से हटाया गया है, वो एक सरप्राइज है। क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि किसी देश ने इस तरह का काम किया है। तो इसके बहुत आई थिंक जो है एक मैसेजिंग ऑफ कोर्स है, चाइना को मैसेजिंग है कि बीआरआई के आपने काम किया, इट्स नॉट अनफ, ये जो है हम एक्शन ले सकते हैं। रशिया को मैसेज है कि आप जो है दूर जो देश हैं उनको, अगर आपके दोस्त भी हैं, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और जो इसमें कहा जा रहा है कि जैसे कि आपकी रिपोर्ट में भी था कि ऑयल इंटरेस्ट उनके हैं, क्योंकि वेनेजुएला सबसे ज्यादा ऑयल दुनिया में जो प्रूवन रिसोर्सेज हैं, सबसे ज्यादा जो है वेनेजुएला में है। लेकिन इसके जो इम्प्लीकेशंस होंगे, जिस तरह की बात करी जा रही है यहाँ पे, मेरे ख्याल से जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एकदम ऑब्जेक्टिव था, जो उनका बेस है, वो कहते हैं कि हम लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो जो ये एक्शन है वो कंप्लीटली उसके अपोजिट है। और अगर ये इस तरह का कार्रवाई की गई है अमेरिका की तरफ से, तो मेरे विचार से ये यहाँ पे नहीं रुक सकती, इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। यूएसए का ये या प्रेसिडेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये फील करना कि हमने जो है वहां के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मडुरो को और उनकी वाइफ को अगर हमने रिमूव कर दिया, तो ये एंड ऑफ द सब्जेक्ट हो जाएगा और उनको हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। वेनेजुएला एंड उनके जो इंटरेस्ट हैं, जो सर्टेन, उनको बिल्कुल वो रिएक्ट करेंगे। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप का नॉर्मली अभी तक के जो हमने कार्यकाल में देखा है कि वो हमेशा बात करते हैं कि मैं पीस का, शांति का दूत हूं और मैं लड़ाइयां रुकवाता हूं। लेकिन जिस तरह से वो अमेरिकन फोर्सेस को यहाँ पे इन्वॉल्व करने वाले हैं, अभी रिपोर्ट आ रही है कि 3 जगह ये अटैक हुए थे, और खाली तो उसमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट, अमेरिकन फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, जो मेरे ख्याल से जो उनका जो सपोर्ट बेस है प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उनको मिड टर्म नवंबर में, जैसा हम जानते हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां एक उनको समस्या होने वाली है। और जो उनका जो ऑब्जेक्टिव है कि वेनेजुएला की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके ऊपर अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ा सकें, मुझे अपना पर्सनली उस पर डाउट है। क्योंकि जिस तरह की अभी रिएक्शन आ रही हैं, जैसा कि वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है या आर्मी का जो रिएक्शन है, वो क्लियर है कि वो अभी भी जो प्रेसिडेंट मडुरो के लिए लॉयल्टी है उनकी, और वो उससे अलग नहीं होना चाहते। बिल्कुल आपने सही कहा जीवन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जीवन राज पुरोहित डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद है। जीवन साहब, सुशील जी एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि जो मैं बयान पढ़ रहा था उसमें मादुरो की गिरफ्तारी के बाद जो वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि ना तो हम झुके थे और ना हम झुकेंगे, हम कोई भी नेगोशिएट नहीं करेंगे। यानी कि तल्खी बढ़ रही है। रशिया ने अपनी नाराजगी बता दी है, लेकिन क्या आने वाले समय में ये बात और बढ़ सकती है? ये वेनेजुएला और अमेरिका से निकलकर कहीं और जा सकती है?
जी, धन्यवाद मनोज। जी। अ, मेरा विचार है कि ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। हम्म। आज का नहीं है, ये अचानक नहीं हो गया है, ये वेल प्लान्ड है। और अगर आप इस एक्शन से थोड़ा सा दूर हट कर देखें, तो आप ये देखिए कि पास्ट हिस्ट्री में क्या किया है इन्होंने। जिन जिन के पास तेल था, एनर्जी थी, उसको अमेरिका ने गिराया है। चाहे वो इराक हो, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के चक्कर में गिराया गया, ईरान हो, उसका तख्ता पलट करवाया गया, गाजा और हमास वॉर के दौरान भी फोकस ईरान पे रहा। फिर रशिया और यूक्रेन का जो धमाका हुआ, वो भी रशिया 50% से ज्यादा तेल और गैस यूरोप को देता है, उसको ब्लॉक और सैंक्शन किया इन्होंने। अभी वेनेजुएला इज द लार्जेस्ट नोन ऑयल रिजर्व्स कंट्री, प्रूवन रिजर्व्स हैं इनके पास ऑयल के। तो नेक्स्ट टारगेट ये है, जैसा कि अमेरिका बोल रहा है कि नार्को टेररिज्म है, ड्रग्स है, ऑयल टैंकर्स के सैंक्शंस इन्होंने लगा रखे हैं, इसके बावजूद ऑपरेट कर रहे हैं। ये सारी बातों को अगर आप देखें, तो नार्को टेररिज्म का या ड्रग्स प्रोड्यूस करने वाला लार्जेस्ट कंट्री तो कोलंबिया है। वेनेजुएला तो एक जरिया है। इस चक्कर में 2 लाख से ज्यादा लोग वेनेजुएला छोड़ करके भाग गए हैं। तो ये ट्रंप की सोची समझी रणनीति है, अमेरिका की रणनीति है, और वेनेजुएला को गिराने की, रिजीम चेंज करने की ये सारी कहानी है। और एक और बात जो आपने भी कही, जो इनकी अभी पीस प्राइज विनर रही है लेडी मारियो कोरिना मकाडो, अब ये देखिएगा नेक्स्ट पपेट है, सीआईए की, यूएस की, जो प्रेसिडेंट बना करके बैठाएंगे। जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। डिसएग्री इसलिए करता हूं कि अगर वेनेजुएला ने और डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ करना था, तो जब अमेरिकन फोर्सेस आ रही थी, जब डेल्टा फोर्स लैंड कर रही थी, तब इन्होंने क्यों कुछ नहीं किया। इनकी खुद की आर्मी थी, इनकी चाहे फाइटर जेट्स जितने पुराने हो, किसी ने भी कोई एक्शन नहीं दिखाया, ना ही इनकी एयर डिफेंस गन्स ने कोई एक्टिविटी दिखाई। इनकी नेवी के पास जो भी छोटा मोटा है, उसके बावजूद भी इन्होंने कोई अटैक अमेरिका पे अभी तक नहीं किया। जो रशिया और अमेरिका चाइना करेंगे, वो सिर्फ पोजीशनिंग करेंगे। तो दुनिया में कोई कुछ अभी बोलने वाली हालत में नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इस हालात को कहीं और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की निगाह से मैं देखता ही नहीं हूं। ये तो सुप्रीमेसी है। अगर यूएसएस गेराल्ड यहां पर है, B-52 बॉम्बर्स इनके यहां पर है, F-35 फाइटर्स है, डेल्टा फोर्स यहां पर है, तो इसके सामने वेनेजुएला कहां टिकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसके सामने रूस वेनेजुएला और कहां चीन बीच टिकता है। में आने वाले नहीं हैं, सब जी। अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। जी। तो वेनेजुएला खुद भुगत रहा है। रही बात इलेक्शंस की, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की, ये कहानी अमेरिका उसको प्रेसिडेंट बनाएगा जिसको वो चाहता है, न कि मदुरो। ये बात जी, सही है over कि to you. अमेरिका जिसे चाहता है, और सबसे बड़ी बात है कि अपने एक इंटरव्यू में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद चंद घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में अपने इरादे उन्होंने जाहिर कर दिए। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि पोस्ट मादुरो क्या होगा। एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा इसका फैसला अब अमेरिका करेगा कि वहां पर क्या होगा। ट्रंप ने बड़े गर्व से यह घोषणा की कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल उद्योग को बहुत मजबूती से उसमें शामिल होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी बेहतरीन तेल कंपनियां हैं और हम वहां पर अब सीधे तौर पर मौजूद होंगे। ये बात किसी और ने नहीं कही, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। यानी कि पूरा खेल तेल का है। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्णिमा नाथ, जो कि नेता हैं रिपब्लिकन पार्टी की, यूएसए से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा जी, ये कुछ दादागिरी नहीं हो गई, गुंडागर्दी नहीं हो गई? वो पुराने गांव में जो जमींदार होते थे, वो थोड़ा सा पैसा देकर आपको आपकी ज़मीन रख लेते थे और उसके बाद ब्याज पर देते थे और पता चला कुछ दिनों बाद वो ज़मीन उनकी हो जाती थी। तो ये एक दादागिरी नहीं हो गई, गुंडागर्दी नहीं हो गई? अपने आप को शांति के नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब यहाँ तो अत्याचार हो रहा है। जी नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। आपने सही कहा, ये माफिया पॉलिटिक्स चल रही है, गन ऑन द हेड।
डू और एल्स, डू एज आई से और एल्स, ऐसे है बेसिकली। आप मेरा पाथ मानना पड़ेगा, नहीं तो आपको उड़ाया दिया जाएगा, आपको खत्म किया जाएगा, आपको डिसअपियर करा जाएगा, आपको डिफेम किया करा जाएगा, आपको आपका कंट्रीज का नाम खराब किया जाएगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। सो दिस इज नॉट सडन। ये मैं आपको अमेरिका का हिस्ट्री के बारे में बोलूँ तो मैं इराक और सीरिया और वहाँ से नहीं बोलूँगी। मैं 1893 की बात कर रही हूँ, जहाँ पे हवाई वाज कैप्चर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स बाय एक्चुअली ओवरथ्रोइंग देयर क्वीन लिली यू किलामा और समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट द क्वीन वाज ओवरथ्रोन एंड हवाई इज पार्ट ऑफ अमेरिका बिकॉज ऑफ दैट। तो सिमिलरली आप जाके देखिए, जो नेटिव अमेरिकन हिस्ट्री आप देख लीजिए। सिमिलरली बेसिकली टेक्सास हो, कैलिफोर्निया हो, आप एरिजोना हो, कोलोराडो हो, लिटरली नेटिव अमेरिकन स्पेसेस एंड नेशंस वेर ओवरथ्रोन टू टेक ओवर एज ए सो कॉल्ड अमेरिका। ये हमारी हिस्ट्री है। अब जो भी ये हिस्ट्री में अलाइन नहीं करेंगे उनको फॉरेनर कहा जाएगा। ऊपर से हम जैसे लोग जो इंडिया से आए हैं, ब्राउन स्किन है, हिंदूज है, क्रिश्चियन नहीं बने, कन्वर्शन के अगेंस्ट बात करते, और हमें सीधा सीधा बताया जाता है हम लोग अमेरिकन नहीं है और हम अमेरिकन कभी नहीं बन सकते क्योंकि हम ब्राउन है, हम इंडियन ओरिजिन है और हम हिंदू है, हम इनके साथ अलाइन नहीं हो सकते। ये है अमेरिका का स्थिति। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प आने के बाद ये और ज़्यादा हो गया रेसिज्म। अब ये और ज़्यादा होगा 2026 में, 2027 में आप देखोगे कि इंडियंस के ऊपर अत्याचार यहाँ पे बढ़ने वाला है। अब जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो एक्शन जो वेनेजुएला के ऊपर है, इट इज़ नॉट एन एक्सीडेंट। यहाँ पे ईरान को बम किया गया है, वेनेजुएला को टारगेट किया गया है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑफ फॉर ऑयल। ये सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने नहीं बोला, मारिया सालाजार जो फ्लोरिडा की एक रिप्रेजेंटेटिव है, शी लिटरली सेड इट in an interview live and she said that it is वेनेजुएला का ऑयल हमारी कंपनी के लिए $1 ट्रिलियन का गोल्ड माइन है बेसिकली। हमारे कंपनी, यूएस कंपनी वहाँ पे जाके तेल एक्सट्रैक्ट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट ऑयल, इज नथिंग टू डू विद ड्रग कार्टेल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। उनको और उनके वाइफ को आर्म पोजीशन के अंडर 1934 का एक यूएस आर्म लॉ है, उसके अंडर पकड़ा गया है। बट ऑन टॉप ऑफ इट उनको साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, ये यूएस अटॉर्नी उनको उनके ऊपर केस डाले हैं। मुझे आप बताइए, दिस इज द सेम कोड दैट इज एक्चुअली कनेक्टेड टू एप्स्टीन फाइल। अब एप्स्टीन फाइल का बात ये आती है कि दिस इज अ डिस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी फॉर अमेरिका एज वेल एज प्रेसिडेंट ट्रम्प टू फूल द पीपल कि अब कुछ और ही हो ये रहा है। बहुत महत्वपूर्ण संकेत दे रही हैं। सुशील सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। सुशील जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच लैटिन अमेरिका अध्ययन की विशेषज्ञ डॉक्टर अपराजिता पांडे का कहना है कि दुनिया के अधिकांश लोग इसकी उम्मीद कर रहे थे। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र पर नजर रखने वाला हर व्यक्ति इसकी उम्मीद कर रहा था कि ट्रंप की लोकप्रियता रेटिंग में गिरावट आई है। ऐसा होना ही था, इसलिए उन्हें लगता था कि कुछ हद तक ये बढ़ेगा और रुक जाएगा। सुनिए। So this is something that I think most of the world was expecting. Anybody who's been following Latin America and the Caribbean was expecting this. US has taken some amount of responsibility, and the fact that US has been looking at Venezuela as a country that could be considered anti-US has been going on for a while. Considering that Trump is losing on his approval ratings also, and there's a fissure in the MAGA voter base, this was going to happen. So this has just happened, and I believe it has happened almost 2 weeks later than when it was supposed to happen. So I think that it will escalate to an extent, and then it will just stop. I don't think it is a World War III situation. I think वहीं वेनेजुएला में भारत के पूर्व राजदूत यशवर्धन कुमार का क्या कहना है, वो भी सुनते हैं। You know, it's not very surprising that this action has taken place because it was being anticipated in terms of
the US wanting regime change in Venezuela. And you're aware of the military buildup in the Caribbean surrounding the Caribbean Sea surrounding Venezuela, one of the largest buildups of US naval and other forces. So I think what happened in the night and the early morning is a very sort of precise, coordinated attack. We still don't know the extent of damage to Caracas, but whatever I could see on television, on the international television channels, that the damage did, and I'm not sure whether there was extensive damage, nothing like what the sort of bombing of Baghdad, or for that matter, attacks on that Israel conducted against Gaza. So I think they're obviously has a very calculated move to extract President Maduro. How that was achieved, we will get to know only as time goes by, because I'm aware that they are very heavily guarded, the president, where of course he may not have been in the presidential palace Miraflores, but he would be hiding somewhere. One doesn't know. So until one gets the full facts, it would be difficult to say. वहीं एयर मार्शल संजीव कपूर का कहना है कि वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. The regime change process has begun in Venezuela, and it has been unfolding for the last few months. Ever since the opposition leader got the Nobel Peace Prize, I have tweeted about the same. The American attack on the northern regions and Caracas, the capital of Venezuela, this morning, and the disappearance of the president and the first lady has absolute script that is unfolding. The opposition is now gunning to take over Venezuela. For benefit of all of you, Venezuela holds the world's largest oil reserves, known to be about 300 billion barrels. Till 1990s, they had very good relation with America. But after Hugo Chavez, who took over in 90s, brought in the socialist government, and ever since the relations have soured. After his death in 2013, Maduro, who took over, has been following, but the sanctions have led to large-scale increase in inflation. Common amenities are difficult, and the public at large is disgruntled because of the external factors. And taking advantage of all this, now the America. But the background is that Venezuela, along with this neighboring Nicaragua and Costa Rica and Cuba, hold the world's largest lithium reserves. Brazil and this whole region has 31% of fresh water. Rare earth, minerals, gold, copper reserves are there. मतलब कुल मिलाकर तेल के अलावा जो रेयर अर्थ है, मिनरल्स है, लिथियम है, ये भी भरा पड़ा है. अमेरिका की नज़र वहाँ पर बनी हुई है. मेरे साथ सुशील सिंघल साहब मौजूद हैं. सुशील सिंघल साहब, रूस ने, रशिया ने अपनी नाराज़गी दर्ज की. चीन भी ये कह रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में जो कुछ किया है वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसका उल्लंघन किया है. हम इसकी घोर निंदा करते हैं और वो दूसरे देशों की संप्रभुता और सुरक्षा का उल्लंघन करना बंद करे. अब यहां पर बयान तो आ रहे हैं, नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है और जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है या संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर्ड है उसका अमेरिका उल्लंघन कर रहा है. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो विश्व का सबसे बड़ा गुंडा है उसे रोके कौन. गुंडा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो अपनी मर्जी से टैरिफ लगा देते हैं बिना सोचे समझे. अपनी मर्जी से बोल देते हैं कि साहब इन देशों का युद्ध तो मैंने रुकवाया है, और वो देश इस बात का खंडन कर रहे हैं. भारत ने भी किया, कुछ दिनों पहले चाइना ने, पाकिस्तान ने भी कर दिया. अब इसके बाद बांग्लादेश में जो कुछ घट रहा है वो भी सब देख रहे हैं. अब एक्सटीन फाइल आ जाती है और उसमें आपकी नंगी पुंगी फोटो दिखाई देती है, उसमें आपका चरित्र निकलकर सामने आ जाता है, उसमें आप चुप्पी साध कर बैठ जाते हो. और अब आप किसी देश के राष्ट्रपति को घसीटते हुए उनके महल से उनको और उनकी पत्नी को ले जाते हो और लाइव देखते हो. मतलब आपको मजा आ रहा है, आप लाइव देख रहे हो कि उनको कैसे घसीटते हुए ले जाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है. अब दूसरे देश यहां पर राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र चार्टर्ड और अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात कर रहे हैं. देखिए, बात ये है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये मेरे विचार से ये लास्ट गैस्प है.
जो एक अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें, तो जब एक एम्पायर डाइंग स्टेज पे आता है, तो जो आखिरी कोशिश करता है सरवाइव करने की, मेरे विचार से ये उस तरह की ये कोशिश है। और अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट ट्रम्प, जो कि इसको प्रोलॉन्ग कर सकते थे, या अमेरिका प्रोलॉन्ग कर सकता था, प्रेसिडेंट ट्रम्प उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे विचार से। क्योंकि जो ऑफकोर्स आपने बिल्कुल सही कहा कि चाइना और रशिया दोनों ने निंदा की है, लेकिन एक्शन, प्रैक्टिकल एक्शन क्या है? प्रेसिडेंट ट्रम्प इस वक्त जो कर रहे हैं, वो एक तो अपने, जो आपने अभी बताया, अपने जो एलाइज थे उनके, जो भी दोस्त थे उनके, सबसे उन्होंने लड़ाई कर ली है, क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका बुली बन सकता है। लेकिन हम जैसे जानते हैं सर, एक बुली की लिमिटेड लाइफ होती है, उसकी जो है प्रोलॉन्ग लाइफ नहीं होती है। और अल्टीमेटली वी नो कि अब हमें मालूम है कि इकोनॉमिकली अमेरिका की क्या हालत है, उसकी इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है लोन कितने हैं उसके ऊपर। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प कोशिश जो कर रहे हैं ये दिखाने की कि अमेरिका अभी भी पावर उनो है, कि नंबर 1 पावर है, वो फैक्ट है, लेकिन इसे डिक्लाइनिंग पावर। और ये कोशिश करने के बजाय कि वो अपने साथ में और दोस्त और लोगों को साथ में लें, वो उन सबको आइसोलेट कर रहे हैं। तो केवल इनको अब केवल एक इंटरेस्ट, एक तो पर्सनल इंटरेस्ट उनके, जैसा कि सुनने में आ रहा है, कंफर्म तो कुछ नहीं है, कि एक तो कुछ के पर्सनल इंटरेस्ट और या उनके दोस्तों के इंटरेस्ट, जैसा कि आपने ऑयल की बात की, रेयर अर्थ के बारे में बात की, वो जहां भी वो कार्यवाही कर रहे हैं, वो कई बार कहते हैं कि जो है कनाडा उनका 51st स्टेट बन जाए, या वो किसी देश का हिस्सा जो उनका दोस्त है उसकी लेने की बात करते हैं। तो उसमें उनका, या यूक्रेन में भी जो बात हो रही है, या पाकिस्तान का जैसे हमने अपना रेफरेंस किया, तो वहां भी वो जो देख रहे हैं बहुत ही शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं। लॉन्ग रन में क्या होगा उसके लिए वो तैयार नहीं है, ना वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, कि सही कहा, कि जो उनके जो टेम्परेरी सेटबैक्स हैं उनको वो कवर अप करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे वो उसको तैयार नहीं है सोचने के लिए। ये सोचना या कहना, अमेरिका की जैसा कि अभी हिस्ट्री के बारे में बात हुई, अभी तक जहां भी वो इन्वॉल्व हुए हैं उन्होंने वहां प्रॉब्लम ही क्रिएट किए हैं, वहां सॉल्यूशन नहीं ला पाए हैं, क्योंकि उनमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने की शक्ति नहीं है मेरे विचार से। ना वो करना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज में वो टेम्परेरी फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन उसमें उनको अल्टीमेटली नुकसान होता है। चाहे आप अफगानिस्तान की बात करें, चाहे आप इराक की बात करें, जहां पर उन्होंने हम सबको मालूम है उन्होंने क्या किया, या लीबिया की बात करें, आप सीरिया की बात करें, कहीं भी आप देख लें, वो कहीं भी वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं लॉन्ग रन में। लेकिन वो डिसरप्टेड, यस, अमेरिका इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी पावर है, लेकिन वो डिसरप्ट करने के लिए है, उसमें ऑर्डर लाने के लिए नहीं। ये कहना कि वो अपोजिशन पार्टी को वहां पे रूलिंग पार्टी बना पाएंगे, मेरे विचार से ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, जब तक कि वहां की जनता उनको एक्सेप्ट ना करे। लेकिन ये कहना कि हम ऑयल पर हम कंट्रोल कर लेंगे, अमेरिकन कंपनी उसको कंट्रोल कर लेंगी, मेरे विचार से जब तक वहां का लोकल पीपल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लॉन्ग रन में वो नहीं चल पाएगा। ये बड़ी चीज़ है, क्यों वो भी इसलिए क्योंकि वेनेजुएला की जो इकोनॉमी है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है, वो पूरी तरह से तेल पर निर्भर है। और जब उस देश के तेल पर किसी दूसरे देश की नज़र है और वो आकर उसके तेल के ठिकानों पर कब्जा कर लेगा और अपनी तमाम तेल कंपनियों को वहाँ पर एक्टिव कर देगा, तो स्वाभाविक तौर पर उस देश में विद्रोह देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जीवन राज पुरोहित साहब, इस पूरे घटना की जानकारी या जो ऑपरेशन था उसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पार्लियामेंट, अपनी संसद को भी नहीं दी। जब यह घटना हो गई, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अरेस्ट कर लिया, उनकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया, वहां से उसको न्यूयॉर्क के लिए जाने लगे। उसके बाद अमेरिकी संसद को इसकी जानकारी दी गई और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि साहब आर्टिकल 2 के तहत मैंने ऐसा किया और यह करना जरूरी था। तो ये सनक है डोनाल्ड ट्रंप की। जी, ये सनक तो पूरा विश्व देख रहा है, और जब से इनका सेकंड टर्म शुरू हुआ है तब से देख रहा है। और जहां जहां इन्होंने हाथ डाले हैं,
180 डिग्री रिवर्स करके वापस भी आने की कला देख ली है, चाहे वो चीन के साथ हो, रूस के साथ हो, भारत के साथ टैरिफ ट्रेड के साथ अभी भी चल रही है बातचीत। तो जो आर्टिकल 2 के तहत ये बोल रहे हैं, न्यूयॉर्क कोर्ट के अंदर इनके ऊपर ड्रग्स और टेररिज्म की साजिश के तहत इनके खिलाफ की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, इसका बेसिस उन्होंने अभी तक किसी को दिया नहीं है। और जब तक यूएस सीनेट इसको अप्रूव ना करे तब तक किसी और देश में जाकर के अटैक कर देना अपने आप में ये कानूनन गलत है। अब चाहे यूनाइटेड नेशंस बोले कि हम कहते हैं जी रेस्ट्रेंट लाइए, यूरोपियन यूनियन बोलता है मेंटेन रेस्ट्रेंट, मार्को रूबियो साहब बोलते हैं, ये सब अब स्टेटमेंट की बातें हैं जो कि एक्शन के बाद हो रही है। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो तो फॉलो ही नहीं हुआ है। और तानाशाह की तरह अगर आप दूसरे देश में जाकर के एक एक्शन कर लेते हैं, प्रेसिडेंट को ले आते हैं और उसको आप लीगल करने की साबित करते हैं। अभी आज की ही एक नॉर्थिंगटन ट्रेंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्क चैडविक ने ही कहा है, देयर इज नो लॉफुल जस्टिफिकेशन ऑफ दिस एप्रीहेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अमेरिका के अंदर ही अपने आप के अंदर इतना रिजेंटमेंट शुरू हो गया है। पूर्णिमा जी ने खुद ने बहुत खुल करके बताया। तो इस तरह से जब विपक्ष की आवाजें, आम जनता की आवाजें अमेरिका के अंदर से खुद से आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ट्रंप साहब के लिए और अमेरिका के लिए ये हालात बहुत अच्छे नहीं है। जहां तक वेनेजुएला की बात है, लोगों की बात है, सुशील साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब तक लोगों का साथ ना हो, अब लोगों का साथ दो तरीके से हो सकता है, या तो प्यार से डेमोक्रेटिक तरीके से उनका साथ लिया जाए, या उनको डंडा दिखा करके बोला जाएगा जी चुप रहो, कोई बोला तो उसको निकलना पड़ेगा। और जो लोग अफेक्टेड हैं, जो देख रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, लाचार हैं, तो वो चुपचाप अपना पलायन कर रहे हैं। तो देखिए ना, ऐसी हालात में जबकि इन्फ्लेशन वेनेजुएला में बहुत हाई है, पॉलिटिकल सिचुएशन हाईली अनस्टेबल, वॉलेटाइल और अनसर्टेन है, फोर्सेस वहां की कुछ कर नहीं पा रही है, उनका ऑयल इकोनॉमी बिल्कुल डाउन, बुरे हालात के अंदर है। ऐसे हालात में देश को एक ड्रग कार्टेल का नाम देकर के, प्रेसिडेंट को एक ड्रग कार्टेल का नाम देकर के उसको उठा लेना, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से कानूनी गलत है। और मैं आप सबसे सहमत हूं कि इस बात के अंदर तो हमको एक्शन लेना चाहिए। अब विश्व क्या एक्शन ले सकता है, इसके ऊपर सोच की जरूरत है। यूएन क्या कर सकता है, ईयू क्या कर सकता है, बाकी देश क्या कर सकते हैं। ये सोच की बात है कि केवल निंदा करने से नहीं होगा, क्योंकि अगर ये रहा तो आज इनकी बारी है तो कल किसी और की बारी होगी। तमाम सारी बातें यहाँ पर की जा रही हैं। मेरे साथ पूर्णिमा जी मौजूद हैं। पूर्णिमा जी, जब कोई भी देश अपने नेता को चुनता है तो वो देखता है कि मेरा नेता कैसा है, मेरे नेता की नीयत कैसी है, और मेरे नेता की नेता नीयत और उसके साथ साथ उसका चाल चलन कैसा है। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल में निकल कर आ चुके हैं, बावजूद उसके कि क्या अमेरिका में उनके चरित्र को लेकर, क्योंकि अगर किसी और देश के ऊपर, किसी और देश के प्रमुख के ऊपर इतने गंभीर आरोप होते तो शायद अब तक उसे पद से हटा दिया जाता या वो खुद ही इस्तीफा दे देता। यहाँ तो पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो इसकी जांच कर रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर खुद बहुत सारे आरोप लगे हैं, सारी फाइल्स उनके पास मौजूद हैं। कौन सी फाइल देखी जाएगी, कौन सी बाहर आएगी, सब कुछ वो खुद ही तय कर रहे हैं, उनका डिपार्टमेंट तय कर रहा है। तो क्या यहां पर नीति, नेता और नियत पूरी तरह से गायब है? देखिए, डीओजे भलाई एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर पड़ता है वो, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए और काम करते थे। लेकिन अभी वो बात नहीं है। डीओजे इज लिटरली इज ट्रीटेड एज ए लीगल डिपार्टमेंट फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप एंड जीओपी। तो ये पॉलिटिकल गेम चल रहा है यहाँ पे। ऑब्वियसली वी कैन ऑलवेज सी अभी जो ट्रंप का, अभी जो एप्स्टीन फाइल का, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे इस बात का जिक्र किया है कि अब ये दोनों अमेरिकी धरती पर अमेरिका न्याय का प्रचंड प्रकोप झेलेंगे। मतलब कोई उम्मीद नहीं है।
दुनिया निंदा करती रहे, दुनिया ये बताती रहे, आईना दिखाती रहे, लेकिन कोई होप, कोई उम्मीद नहीं है। ये मान लिया जाए कि अमेरिका का वेनेजुएला पे कब्जा हो गया और अगला राष्ट्रपति भी उनका होगा, उनका हो चुका है, जब इसमें CIA हो या डीप स्टेट हो, जो भी इन्वॉल्व हो। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो और एडमिनिस्ट्रेशन की जो कोशिश है या कार्रवाई है, जो अभी तक खबरें आ रही हैं, अभी आगे क्या होगा, क्योंकि अभी बहुत बहुत अर्ली है असेसमेंट करना। जैसा कि आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने चार्जशीट बनाई है, और वो तो जिस तरह से कार्रवाई की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बिल्कुल एक बुली की तरह एक्ट कर रहे हैं कि जो कमजोर है, उनको मालूम है कि वेनेजुएला एक वीक कंट्री है, उसमें स्ट्रांग फोर्स नहीं है, लेकिन जब वो चाइना से डील करते हैं या रशिया से डील करते हैं, उनकी वॉइस बदल जाती है। वो कहते रहते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो कमजोर है, जहां पर वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं, वहां पर वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक बुली का बिहेवियर होता है। लेकिन ये कब तक चल पाएगा, ये एक बहुत बड़ा मेरे विचार से एक सवाल है, क्योंकि जब वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री में इस तरह का मेरे ख्याल से पहली या दूसरी बार हुआ है जो कि अमेरिका ने बिहेव किया है इस तरीके से। लेकिन वेनेजुएला एक तो इकोनॉमिकली जो रिसोर्सेज वाइज बहुत स्ट्रांग कंट्री है, एंड अपनी उसकी हिस्ट्री है, अनलाइक पनामा। तो इसकी क्या रिएक्शन होगी, क्योंकि जो भी रिजीम वहां पर आएगा, अगर वो जनता को एक्सेप्ट नहीं है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के बारे में मैं बात नहीं करूंगा अभी, लेकिन वहां की जो आम जनता है वो कितना उसको एक्सेप्ट करेगी। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करेगी तो अमेरिकन या कोई और फोर्स उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिका में एपिटाइट नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वहां पे अपने बूट्स को ग्राउंड पे ला सके, जो कि लंबे समय के लिए उनको कमिटमेंट चाहिए। जो अमेरिका की हिस्ट्री रही है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की, उनकी कैपेसिटी नहीं है, 5-10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जब लॉसेस होते हैं उनके लिए, तो वो सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अमेरिकन जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और हिस्टोरिकली हमें ये भूलना नहीं चाहिए, ये जो वेनेजुएला में एक्शन हुआ है यूएसए का, जो अमेरिकन सॉइल के क्लोजेस्ट मेरे ख्याल से ये एक्शन है, क्योंकि अभी तक अमेरिका जहां भी इन्वॉल्व रहा है वो दूर रहा है, कॉन्टिनेंट से बाहर रहा है। तो अब जो उन्होंने किया है उसके रिपरकशंस हो सकते हैं, होपफुली नहीं होंगे, लेकिन वो हो सकते हैं अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ, क्योंकि वेनेजुएलन अगर खड़े होते हैं उस अमेरिका के खिलाफ, अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ, उनके लिए बहुत आसान करना होगा उनकी कार्रवाई करना, क्योंकि वो अमेरिका के ज्योग्राफिकली बहुत क्लोज है। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो अनफोल्ड होगा ये आज या कल में नहीं होगा, इसके लिए समय लगेगा। मेरे विचार से 5 से 6 साल की टाइमलाइन हम देखेंगे, तो इसमें अंतर आएगा, लेकिन होपफुली तब तक प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं रहेंगे, उनकी जगह कोई और होगा, तो हो सकता है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज चेंज हो जाए। जीवन राज पुरोहित साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पुरोहित साहब, ये तमाम तरह की घटना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं जब किसी देश के साथ कोई अन्याय होता है या किसी देश के प्रमुख के साथ कोई अन्याय होता है, तो वहाँ जाकर वो अपील करता है, वहाँ जाकर अपनी बात करता है। क्या कुछ भी नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है? बहुत सारे ऐसे डेट्स, बहुत सारी तारीखें पूर्णिमा नाथ जी ने बताई है। अमेरिका लगातार कई देशों में ऐसा करता रहा है, कू करता रहा है। कोई ऐसी उम्मीद नहीं है? आप सक्षम हैं तो कुछ भी करेंगे? जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधा हिसाब है। एक सभ्य समाज होने के नाते, और मैं कह सकता हूं कि हमारे तो 5000 साल का इतिहास है। चाणक्य नीति ले लें, चाहे षड्गुण्य ले लें या मंडल थियरी ले लें, उसको किसी को भी अप्लाई करें, तो कहीं भी ये नहीं धर्मशास्त्र कहता कि आप किसी और पे जाकर के जोर जबरदस्ती दबा करके उस देश को कब्जा कर लो, इस कदर कर लो जिसकी पॉपुलेशन सफर कर रही है, इन्फ्लेशन हाईएस्ट है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रखा है, वहां जाकर के आप ऐसा कर लो। ये अपने आप में अनएक्सेप्टेबल एक्शन है।
लेकिन कोई और क्या कर सकता है? ये बहुत वाजिब सवाल आपने खड़ा किया मनोज जी। क्या वर्ल्ड कम्युनिटी इस मौके पर आकर के एक्शन ले सकती है? क्या जो जियो पॉलिटिक्स है, जियो स्ट्रेटेजी है, तुरंत जल्द समय में मिल करके कुछ कर सकते हैं? निंदा करना एक बात है, लेकिन समूह में मिलकर के एक ग्रुप बनाना या अमेरिका के खिलाफ आकर के बात करना, आज बात करना, आज से 3 महीने 6 महीने के अंदर इसको एक्टिवेट कर देना, ट्रंप के जाने तक का अगर हम इंतजार करेंगे तब तक तो वेनेजुएला ने सफर कर लिया होगा। उनकी ऑयल इकोनॉमी जो ऑलरेडी डाउन है उसको उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर देना है। तो इस तरह से वर्ल्ड कम्युनिटी अगर कुछ कर सकती है तो अब वक्त है, जबकि दुनिया ने देख लिया है कि अमेरिका ने हर कॉन्टिनेंट में जाकर के, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया में छोड़ देता हूं, वरना हर कॉन्टिनेंट में जाकर के इस तरह की एक्टिविटी की है। ये मैं स्ट्रॉन्ग शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा लेकिन छोड़ देता हूं कि हर कॉन्टिनेंट में किया, जगह जगह जाकर के किया। अभी कुछ ही समय पहले आपने देखा उन्होंने, जॉर्डन ने सीरिया पे अटैक किया था, उससे पहले अमेरिका ने वहां पे स्ट्राइक किया था। क्यों? क्योंकि 2 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए थे। क्यों? क्योंकि उनका वहां पर बेस था। क्यों? क्योंकि वहां पर वो उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि खुद वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, आईसिस के हिस्सा थे। आज वेनेजुएला का नाम लेकर के, उसको एग्जांपल देकर के आप वहां पे एक अपनी मिसाल कायम कर रहे हो। ये बड़ा संकेत है। चूंकि समय का अभाव है, पूर्णिमा जी के पास चलूंगा संक्षेप में। पूर्णिमा जी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक बात होती है, पूर्णिमा जी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है पूर्णिमा जी, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ये कहा जाता है कि भाई आप अपने पद का दुरुपयोग अपने लिए कर रहे हैं, अपने व्यापार के लिए कर रहे हैं, अपने पैसे के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि अपने दुनिया भर में देशों में अपना व्यापार फैला रहे हैं, यहाँ तक कि जिस पाकिस्तान के खिलाफ, जिस पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल आतंकवाद को लेकर होता है, उस पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को महान बता रहे थे, उस पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री उनको महान बता रहे थे, क्योंकि वो एक सूटकेस में रेयर अर्थ लेकर गए थे ट्रंप साहब को दिखाने के लिए कि आपको कौन सा पसंद है ले लीजिए। तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है? Absolutely, 100%, no doubt about it. I am not going to sugarcoat my statement also here. यहाँ पे जेरेड कुशनर का बिजनेस डील गाजा स्ट्रिप में भी दिखाई दिया था। वो ओशन फ्रंट प्रॉपर्टीज बना रहे थे। सिमिलरली जो रशिया के साथ कॉन्वर्सेशन हो रहा था, स्टीव विटकॉफ के साथ जेरेड कुशनर गए थे। जेरेड कुशनर क्या हमारा मंत्री है? जेरेड कुशनर क्या हमारा कैबिनेट मिनिस्टर है? जेरेड कुशनर क्या ट्रम्प कैबिनेट में कहीं टॉप पोजीशन में बैठा हुआ कोई डिप्लोमेट है? कोई कांग्रेसमैन है? क्या है वो जो वो एक्चुअली ट्रम्प के हिसाब से बिजनेस डील लेके जाके स्टीव विटकॉफ के साथ और रशिया में जाके बात करते, 5 घंटा का डिस्कशन होता है, वहाँ पे कुछ नहीं आता और डील नहीं होती कि वहाँ पे वो कैसे बिजनेस करेंगे। दिस इज कंसर्निंग बिकॉज ये करप्शन इज समथिंग दैट वी हैव ऑलवेज सीन। और ये करप्शन हमें तो नहीं लगा था कि अमेरिका में एक दिन देखने को मिलेगा, बट दिस इज हैपनिंग हियर इन आवर ओन बैकयार्ड टुडे। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द ट्रूथ। और अभी बिजनेस के बारे में बात करिए आप, मिडिल ईस्ट से उनको पैसा आ रहा है तो वो $400 मिलियन फ्लाइट लेने लगे। वो जाके वहाँ पे गोल्फ कोर्सेस, वहाँ पे ट्रम्प टावर, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर बैठकर आप अपनी विदेश नीतियों का या अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का, अपने सेना का दुरुपयोग अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को बढ़ाने में कर रहे हैं। क्या ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है? क्या अमेरिका को दिखाई नहीं देता है? क्योंकि छोटी छोटी सी बात पर, जरा से बात पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं तो लोगों को इस्तीफा देना पड़ता है, अपना पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन यहां पर वो चीज़ क्यों नहीं दिखाई देती है? बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा